आत्मबंधन मास्टर्स ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा स्वाध्याय चल रहा था इंसेस्ट। इंसेस्ट दीप्ति मैम ने ऑलरेडी दो दो बार ये टॉपिक कवर कर चुकी हैं और हम इनवाइट करते हैं मैम को कि आई थिंक इसका कंक्लूडिंग पार्ट ही बाकी रह गया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वेलकम मैम, वेलकम टू द ध्यान सागर टीम। थैंक यू सर। ध्यान सागर की टीम के सभी मेंबर्स को मेरा हृदय से प्रणाम, आत्मवंदन। मैम आपका थोड़ा वॉइस कम आ रहा है। एक मिनट सर। सर आप चेक कर कीजिए ना, अब ठीक आ रहा है क्या? नहीं मैम, अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्टी है, बहुत कम है। अब कैसा आ रहा है सर? नाउ इट इज ओके, अब अच्छा है। हाँ, मैम ठीक आप है। ध्यान में सबको बिठा दीजिए, विनवाइल ज्वाइन करेंगे और मैं जी म्यूजिक लगा देता हूँ। ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए मास्टर्स, आप सभी को हृदय से स्वागत करती हूँ आनापानसति ध्यान में। तो हम पूरी तरह से शांत होते चलेंगे। 3 महत्वपूर्ण लॉक को लगा लेंगे। जिस जगह पे बैठे हैं पूरी तरह से उसे महसूस करते हुए आप चाहें तो जमीन पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, आलती पालती कर सकते हैं। अगर आलती पालती ना कर सके तो पैरों को क्रॉस कर सकते हैं इस तरह। चश्मे पहने हैं तो चश्मे निकाल दीजिए। दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करके गोद में रख लेंगे और प्यारी सी कोमल आंखों को बंद कर लेंगे और सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने आप से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। हर एक आती और जाती सांसों को दृष्टा भाव से देखते रहेंगे। पूरी तरह से अपने आप को शांत करते हुए पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ लेके जाएंगे। महसूस करेंगे हमारे पैर बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। अनुभव करेंगे हमारे एंकल जॉइंट, अनुभव करेंगे हमारे दोनों घुटनों को, काफ मसल्स और घुटने बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीमे धीमे अपना फोकस अपने थाई मसल्स, अपने हिप जॉइंट्स की तरफ लेके आएंगे। महसूस करेंगे हम पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारी बैकबोन, टेलबोन से लेकर हमारे सिर तक का पूरा हिस्सा नीचे से लेके ऊपर तक महसूस करते जाएंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। हर एक
बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स करते जाएं, शांत होते जाएं। हमारे नाभि का हिस्सा, हमारे चेस्ट रीजन, दोनों शोल्डर, हाथों के एल्बो जॉइंट्स, दोनों हाथों की हथेलियों को जो हम इतने प्यार से एक दूसरे में फंसा चुके हैं, लॉक कर चुके हैं, अनुभव करते चलेंगे। बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे कॉलर बोन पे पूरा ध्यान लेके आएंगे, महसूस करेंगे हमारे गले की चारे सभी ओर से, चारों ओर हम बिल्कुल शांत होते जाएं। हमारा पूरा फोकस अपने फेस पे लेके आएंगे, महसूस करेंगे हमारे नाक, गाल, होठ, आंखों के नीचे का हिस्सा, आंखों से ऊपर का बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों कान के नीचे, सिर के पीछे वाला हिस्सा, सिर के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सहज और शांत होते जा रहा है। पूरी तरह से हम सिर से लेके पांव तक अपने आप को महसूस करेंगे, अद्भुत परम शांति को अनुभव करेंगे और नमन करेंगे हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, नमन करेंगे महाअवतार बाबा जी को, गुरु मंडली के सभी गुरुओं को नमस्कार, नमन करते हुए जुड़ जाएंगे अपनी ही हायर सेल्फ के साथ, अपनी ही दिव्य सांसों के साथ। हर एक आती हुई और जाती हुई सांसों को प्रेम से, दृष्टा भाव से देखते चलेंगे, ना कोई सोच, ना कोई विचार। आधे घंटे के लिए सिर्फ मैं और मेरी सांसें अनुभव करेंगे कैसे यह दिव्य सांसें भीतर की ओर जा रही है, कैसे यह दिव्य सांसें बाहर की ओर आ रही है। इस आवागमन को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ, जुड़ जाएंगे अपने ही साथ। पूरी कृतज्ञता भाव के साथ यह सुंदर शरीर की
हर एक भीतर, हर एक को रिलैक्स करते जाएं और इस मन को शून्य करते जाएंगे। यदि किसी को कोई विचार आ भी रहे हैं तो आने देने, हमें उसके प्रति उसका पीछा नहीं करना है। ये समय सिर्फ हमारी सांसों के साथ जुड़ने का है। दिव्य सांसों को अनुभव करना है। सांसों के साथ जुड़ के हमारे ही भीतर की अनंत शक्तियों को उजागर करना। पूरी अवेयरनेस के साथ भीतर की अनंत संभावनाओं को जगाते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है मास्टर्स।
पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। भीतर एक सुंदर ऊर्जा के बहाव को महसूस करते जाएंगे। आखिरी 5 मिनट मास्टर्स। धन्यवाद देंगे अपने पिता महापत्री जी को। कृतज्ञता अर्पण करेंगे अपने इस सुंदर शरीर को, इस सांसों को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद देंगे इस सुंदर सी म्यूजिक और इस जूम प्लेटफॉर्म को, इस पे जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हाथों की और पैरों की उंगलियों को महसूस करते जाएंगे मास्टर।
धन्यवाद देंगे हमारी प्यारी सी मदर अर्थ का, जिनकी गोद में बैठ के हमने इतना सुंदर ध्यान किया। सभी मास्टर्स का हृदय से धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे इस भौतिक शरीर में वापस आएंगे मास्टर्स। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। आंखों को हथेलियों में ही ओपन करेंगे। एक सुंदर सी स्माइल के साथ सभी बाहर आएंगे। धन्यवाद 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 ये सुंदर अपॉर्चुनिटी देने के लिए ध्यान सागर ग्रुप का कोटि कोटि नमन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलिए मास्टर्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी इस जर्नी को। रॉबर्ट सर के द्वारा लिखी सोल्स गिफ्ट बहुत ही सुंदर बुक है। बहुत ही जानने को मिल रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि अगर यह बुक अगर हमने पढ़ ली, इसके 13 चैप्टर को लाइफ में उतार लिए, तो फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं है। थैंक यू सो मच। आप सभी का ग्रुप एनर्जी की वजह से बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ और अब हम ज्ञान सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बुक के ऑथर रॉबर्ट सर को दिल से नमन करते हुए और पितामह पत्री जी को नमन करते हुए इस वादे की शुरुआत करते हैं मास्टर्स। इस बुक में हर एक पात्र को, हर एक मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद देंगे और नमन करेंगे, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मास्टर्स, हम समझ रहे थे डेबी की स्टोरी कि डेबी ने कैसे खुद की हीलिंग से वह बाहर आई और वह बहुत ही सुंदर तरीके से साइकोलॉजिस्ट बनी, और कैसे वह आज की डेट में सबको हीलिंग कर रही है, सबको सबकी सबकी दुख को दूर कर रही है। डेबी के फादर और दादाजी, इन दोनों ने कैसे उन पे जो किया, जो मतलब अत्याचार जो डेबी ने सहन किया, वह सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पामेला मास्टर्स के साथ और डेबी और जेसवा का जो सेशन है, जो उनकी बीच में जो वार्तालाप है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं, उसी को देखने वाले हैं कि कैसे जेसवा ने डेबी को आगे समझाया। तो जेसवा कहते हैं कि डेबी, आपको सम्मानित किया जाता है आपके प्यार भरे कोमल हृदय के लिए। आपकी भीतर की जो शक्ति है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो भरोसा है, उसके लिए, आपके भीतर का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाता है, ऑनर किया जाता है। मैं देख पा रहा हूँ, जिश्वा बोलते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ आपके भीतर से जो लाइट निकल रही है, आपकी आत्मा का जो प्रकाश है, वह चारों ओर फैल रहा है। मैं उसको देख पा रहा हूँ। मैं आपके
इमोशनल भावात्मक घावों को, जख्मों को पूरी तरह से हील करने के लिए बताना चाहता हूँ। तो आगे जशवा बताते हैं कि हमेशा इमोशंस को हील करने से मतलब जब हम अपने ही भीतर के इमोशंस को ठीक कर लेते हैं, तब वह हमारे लिए और साथ ही साथ हमारे सामने वालों के लाइफ के लिए भी एक बहुत ही रिलीजिंग प्रोसेस का काम करता है। एक हल्केपन की, एक ऐसे बोलते हैं ना, मुक्त मुक्त वाली, फ्रीडम वाली फीलिंग की महसूस करता है, वो हमारे भीतर से पनपने लगती है। तो ऑलवेज हीलिंग one's own emotions is the key to creating more love and lightness in one's life and in those of others। ऐसे यहाँ पे यशवा कहते हैं, अभी भी कुछ बचे हुए अनरिजॉल्व्ड एंगर, गुस्से की भावना जो अभी डेबी के भीतर से एड्रेस करनी बाकी है, उसको रिजॉल्व करने के लिए यशवा डेबी को कह रहे हैं कि अभी भी आपके भीतर कहीं ना कहीं गुस्से की भावना जो छिपी हुई है, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। उस गुस्से की भावनाओं को रिलीज करने की जरूरत है। तभी आप गुस और हमें भी साथ साथ समझा रहे हैं कि गुस्सा एक ऐसी भावना है जिसको आप हमेशा शो तो करते हो, पर बहुत ही सिलेक्टिव तरीकों से उसको अपनी अवेयरनेस में, जागरूकता के साथ लेते आते हो। फिर बता रहे हैं कि गुस्से को पूरी तरह से आपकी बॉडी में प्रवेश करने दीजिए। उस गुस्से से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और आगे बता रहे हैं कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द एंगर कॉन्शियसली। पीछे हटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करने में सक्सेस होते हो, तो आपके भीतर की जो मेल एनर्जी से आप वापस जुड़ जाते हो और वो आपके फिर से किसी भी परिस्थिति में आपको फिर से एक बार खड़ा होने की एनर्जी, खड़ा होने की स्ट्रेंथ को प्रदान करती है। तो मास्टर्स, जब हम इस तरह से कार्य करते हैं, अगर हमें कभी भी कोई चीज को लो फील करते हैं, तो अगर हमें हमारे भीतर के इमोशंस को समझने की जरूरत है, हमें हमारे ही भीतर से स्ट्रेंथ को डेवलप करने की जरूरत है और हमारे ही भीतर की मेल एनर्जी से कनेक्ट होने की जरूरत है। और आगे बताते हैं कि इस इससे हम ही हमारी बाउंड्रियों को, हमारे हमारे लिमिटेशंस के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं। और जसवा कहते हैं कि बाउंड्री इश्यू तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपके ऊपर इस तरह का दुर्व्यवहार, मतलब कि अब जसवा डेबी को समझा रहे हैं कि जब आपके ऊपर ऐसा कोई दुर्व्यवहार हुआ होता है, सेक्सुअली एक्ट हुआ होता है, तो फैमिली के ही मेंबर्स के द्वारा, तब आप पूरी तरह से टूट जाते हो, आप कहीं खो जाते हो। क्योंकि एक बच्चा माता पिता से ही अच्छा बुरा सीखता है, इस लाइफ में वह आगे बढ़ता है पेरेंट्स को अपना एक रोल मॉडल बना के, उनसे ही हर चीज को सीखता है। और जब इस पेरेंट्स के द्वारा ही अगर वह हानि पहुंचती है उन्हें, तो वो भावनाओं की सीमाओं से बिल्कुल टूट जाते हैं। उनको जो उनके उनकी जो सेंस ऑफ सेफ्टी होती है, जो पेरेंट्स से उनको मिलनी चाहिए, जो सिक्योरिटी पेरेंट्स से उनको मिलनी चाहिए, वह सब खो जाती है। तब आपकी जो लिमिटेशंस है, वो कहीं ना कहीं बहुत, आपकी जो एक घेरा सा रखते हो आप हमेशा, वो वो कहीं टूट जाता है। आप इतने ज्यादा अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करते हो।
तो सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ही आक्रामक एग्रेसिव एक्ट है, और जब वह पेरेंट्स के द्वारा होता है तब वह ज़्यादा एग्रेसिव लगता है, क्योंकि बच्चा एक सर्टेन एज तक सब कुछ अपने माता पिता से ही सीखता है। जेसुआ यहाँ पे डेबी को यह समझा रहे हैं। तो जेसुआ आगे कहते हैं कि इंसिस्ट ऑलवेज क्रिएट डीप इश्यूज ऑफ ट्रस्ट। कभी कभी आगे चल के यह आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ भी ये इश्यू रह जाता है। कैसे रह जाता है? आप अपने फ्यूचर पार्टनर को उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हमेशा आप सामने वालों पे अविश्वास की भावना बनी रहती है। पर हमें यह हमारे भीतर की जो अविश्वास की भावना है उसको कभी ना कभी तो इसको रिजॉल्व करनी ही है। तो जेसवा कहते हैं कि अगर आपके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको हमेशा इसको ऐसे ही देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप आगे चल के आपके पार्टनर्स के साथ भी खुश नहीं रह पाओगे। तो ऐसे लोगों के लिए जेसवा कहते हैं कि हमें हमारी इमोशंस को, हमारी बॉडी लैंग्वेज को, हमारे बॉडी जो हमें सिग्नल्स दे रही है उसको समझने की जरूरत है। हमें हमारे भीतर जो अविश्वास की जो भावना पैदा हुई है पार्टनर्स को लेके या किसी को भी लेके, उसको हमें समझने की जरूरत है। हमें पूरी तरह से अलाउ करना है हमें अपने आप को समझने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे रिलेशन में कितनी बाउंड्री, कब, कौन सी, किसको हमारे पास आने देना है, कितने हद तक हमारे पास आने देना है। यह केस में जब डेबी के ऊपर अपने ही फादर के द्वारा ये सब होता है तो वो बहुत छोटी थी, तो उसे ये समझ में आ रहा था कि ये नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो अपने लिमिटेशंस को और वो अपने फादर को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अब यहाँ पे जेसु हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम ही अपने डेली बेसिस पे लाइफ में पूरी तरह से जागरूक होके अवेयरनेस में हमारी बॉडी की भावनाओं को, हमारे ही फीलिंग्स को कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हमारे भीतर चलने वाले हर एक विचारों को जब ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज को समझना शुरू हो जाएंगे, पूरी तरह से जागृत रह के उस चीज को रजिस्टर करना शुरू हो जाएंगे, तब हम इन सबसे ऊपर उठ सकते हैं। हम इन सबसे ऊपर उठ के हमारे वाइब्रेशंस तब हाई बने रहेंगे, और जब हमारे वाइब्रेशंस भीतर से हाई बन जाएंगे तब हमें क्या सही है क्या गलत है ये अपने आप हर चीज पता चलती जाएगी। और जेशुआ ये भी कहते हैं कि हमें हमेशा ओपननेस में रहना चाहिए, एक स्वीकृति के भाव में रहना चाहिए। अगर हमने हमारे ऊपर काम कर लिया, अगर हमारे इमोशंस को हम अच्छे से समझ गए, तो वही सारी चीजें, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस एक रचनात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है मास्टर्स। वह क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलने लगती है, और हमारे ही भीतर से प्रेम करुणा की ऊर्जा रेडिएट होने लग जाती है और हम बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो यह सारी चीजें जेसुआ ने डेबी को तो समझाई है, पर साथ साथ हमारे लिए भी इसमें से बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिल रही है। आगे लेखक रॉबर्ट, मतलब आगे हमारे लेखक जो है रॉबर्ट सर है, वो जेसुआ से पूछते हैं कि डेबी ने जन्म से पहले अपने ही खुद के ऊपर अनाचार की प्लानिंग क्यों की, इंसिस्ट की प्लानिंग क्यों की। तब जेसुआ कहते हैं उस ये प्लान करने का सबसे बड़ा जो रीजन था, वह इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलते हैं कि उसके दादा और पापा
वह दो ऐसे व्यक्ति थे जो डेबी को मतलब अपनी पास्ट लाइफ के अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा को इधर अब इस वाली लाइफ में सॉल्व करना चाहते थे। पास्ट लाइफ के बहुत से मुद्दे ऐसे थे जो यहाँ पे इस सॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि डेबी ने उनकी बहुत सी पास्ट लाइफ में उनका ही उपहास किया था। विशेष रूप से उनकी मर्दानी का उपहास किया था। तो डेबी जानती थी यह दोनों व्यक्ति पुरानी दुश्मनी को अब निकालेंगे। इसीलिए डेबी ने उन दोनों को नफरत की फीलिंग को व्यक्त करने के लिए अनुमति दी। आत्मा की मतलब योजना बनाने के लिए, यह दुर्व्यवहार को निपटने के लिए, और अंत में डेबी उनको माफ कर सके। और आध्यात्मिक रास्ते पे आगे जा सके। तो इस सब के लिए डेबी ने उनको अलाउ किया था। मेल एनर्जी के साथ साथ दोनों को बैलेंस कर सके, फेमिनाइन एनर्जी को भी और मस्कुलाइन एनर्जी को भी डेबी अपने आप में बैलेंस कर सके। इसलिए डेबी ने यह सब चीजों के लिए अपने ही दादा और पापा को अलाउ किया था। तो आगे फिर हमारे लेखक जोशुआ से पूछते हैं, क्यों डेबी ने दो अलग लोगों के साथ यह योजना बनाई? ऐसा लेसन लेने के लिए क्यों डेबी ने दो अलग अलग लोगों के साथ मतलब ऐसा योजना बनाई थी? तब जोशुआ बताते हैं कि डेबी को अपना फैमिली कर्मा को हील करना था, जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा था। उन सभी चीजों को रिजॉल्व करना था। एक्शन और रिएक्शन की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, जो चेन है, जो काफी लाइफ टाइम से चली आ रही थी, उन सभी चीजों को डेबी के द्वारा सभी चीजों को हील करना था। जितना भी उनकी फैमिली में अनरिजॉल्व्ड फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को इश्यू था, जो रिजॉल्व नहीं हुई थी, वह सारी चीजों को रिजॉल्व मतलब सभी चीजों को सॉल्व करना था। तो एनर्जी के लेवल पे डेबी ने पूरे फैमिली को, बल्कि पूरी पीढ़ी को एक नया मार्ग दिखाया, जो उसने अपने साथ साथ मतलब अपनी इनर स्पिरिचुअल ग्रोथ तो की, पर साथ साथ पूरी फैमिली को भी एक नया मार्ग दिखाने का कार्य किया है। तो लेखक यहाँ पूछ रहे हैं कि डेबी का सोल लेवल को प्लान तो चलो मुझे समझ में आया कि उसके इरादे क्या थे, उसके डेबी के इंटेंशंस क्या रहे होंगे इन सब प्री बर्थ प्लान करने के पीछे। पर क्या दूसरे लोगों का क्या? वह पूछते हैं कि दूसरे लोगों को क्या, जैसे कि उसके दादा है, उसके पापा है, उनको उसमें से कौन से लेसन सीखने थे, उनको उसमें से क्या एक्सपीरियंस लेना था। तब जेसुआ कहते हैं कि दोनों ही व्यक्ति अपने आक्रोश, क्रोध को लेट को नहीं कर पा रहे थे। दोनों ने डेबी के द्वारा पास्ट लाइफ में अपमानित महसूस किया था। दोनों ने ही अपने मेल ईगो को हर्ट होते हुए महसूस किया था डेबी के द्वारा। तो तब अब जाके वह सारी चीजों को अपने भीतर से वह लोग भी बैलेंस करना चाहते थे। हालांकि आत्मा के लेवल पे जब ये प्लानिंग हो रही थी, तब डेबी के पापा और डेबी के दादा जी को भी एक सैडनेस की फीलिंग आ रही थी। जब यह प्लानिंग हो रहा था, तब उनके भीतर भी ऐसे एक मतलब उन ऐसा तो नहीं कह सकते कि आत्मा को फीलिंग होती है, पर जो भी हम फील करते हैं वो तो हम इस बॉडी लेवल पे फील करते हैं, पर तभी यहाँ पे ये चीज लिखी गई है कि आत्मा भी सोच रही थी कि हम एक छोटी सी बच्ची पे
मतलब डेबी तब एक छोटी सी यंग बच्ची है ना, तो उसके साथ जब हम यह व्यवहार करेंगे तो डेबी के दादा और पिता के अंदर गिल्ट और शेम की भावना पैदा होगी, और वह गिल्ट और शेम की जो भावना है उसको रिजॉल्व करना उनको सीखना है। तो यहाँ ये एक मुख्य कारण था। आगे जेसुआ कहते हैं कि जो अनाचार करता है वह व्यक्ति युवा और निर्दोष व्यक्ति की पवित्रता का उल्लंघन करता है। वह शर्म और अपराध की भावना से बच नहीं सकता। वह दोनों जानते थे कि पास्ट लाइफ के कर्मा को अनुभव करने के लिए यह जो करने जा रहे हैं उसमें डेबी के प्रति नाराजगी और नफरत तो उन्हें झेलनी ही पड़ेगी। पिछले जन्म में वे दोनों पीड़ित की भावना में थे, और इस जन्म में वह दोनों शर्म और अपराध की भावना का अनुभव करना चाहते थे। तो अपने भीतर की जो अयोग्यता की भावना है उसको वह दोनों संबोधित करना चाहते थे, उसको वो अनुभव करना चाहते थे, और यह अनुभव करके फिर वह भी अपना एक टर्निंग पॉइंट स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, आध्यात्मिकता में आने के लिए टर्निंग पॉइंट का मार्ग मतलब उनको भी मिलने वाला था। तो ये उनका आंसर था। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं जेसुआ के यहाँ यह शब्द जो है वो लेखक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगे लेखक को, क्योंकि पहले जन्म में पीड़ित व्यक्ति पर इस जन्म में वो अपराध बोध का अनुभव करने की प्लानिंग करके आए हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि एक आत्मा कितनी कितनी प्लानिंग करके आती है, और वो कहीं से भी कैसे भी ताने बाने बुन के आती है, ऐसे कह सकते हैं कि बहुत से मतलब कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी एक एक लाइफ टाइम में उन्होंने खुद ने मेल एनर्जी को बहुत ज्यादा वो मतलब इम्पोर्टेंस दिया, और अभी दूसरी लाइफ टाइम में ऐसा। तो मतलब हम एक आत्मा के तौर पे कुछ भी प्लान कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हमें सीखने को मिल रहा है। अब लेखक डेबी की मदर के बारे में पूछते हैं। तो डेबी की मदर के लिए जेसवा को पूछते हैं कि क्या डेबी की मदर को जन्म से पहले पता था कि डेबी के ऊपर अनाचार होने वाला है, और क्या वो ऐसा होने के लिए करने देने के लिए सहमत थी, और हाँ तो फिर क्यों। तो डेबी की माताजी को मतलब कि उनकी माँ को पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। अब देखो मास्टर्स, यहाँ पे डेबी की मम्मी के लिए लेसन्स जो है वह भी हमें यहाँ से पता चलेंगे। तो उसकी मम्मी के मन में हमेशा से उनके ससुर जी और पति के लिए वफादारी की भावना थी, और साथ ही उसको अपनी बेटी के लिए भी खड़ा होना था। मतलब उसको भी एक सिक्योरिटी प्रदान करनी थी, उसको भी एक सुरक्षा की जरूरत थी। तो अब इस जीवन काल में ये दुविधा का सामना उनको करना पड़ रहा था, उनको चुनाव करना पड़ रहा था, उनको सही गलत चीजों को समझने की जरूरत थी, उनको एक भरोसा, एक ट्रस्ट का एक्सपीरियंस सीखना था। पर जब यह नहीं कर पाई, डेबी की मम्मी ने तो डेबी को सपोर्ट करना चाहा, पर वो डेबी को सपोर्ट नहीं कर पाई थी अपने ससुर जी और अपने हस्बैंड के चलते वो नहीं कर पाई थी ना। तो अब यहाँ पे वो जब नहीं कर पाई है तो उसमें कौन सी भावना भावना पैदा हो गई, शक्तिहीनता की, शेम की भावना उसमें पैदा हो गई, और यह सभी भावनाओं के माध्यम से उनके भीतर का डर भी बढ़ता गया। तो उनके भीतर का जो डर है, उन मतलब वो अ, अपने आप की शक्तियों को और साहस को खोजने का पाठ लेना था उनको। और यही सभी के लिए उसकी मतलब जो डेबी की माँ है उसने ग्रेटिट्यूड फील किया था प्लानिंग करते समय, कि डेबी की महानता है और डेबी का साहस है कि हम सबको चुन के ये पूरी फैमिली को इन सब में से हील करने का जो उसने एक प्लानिंग किया था, उसके लिए उसकी मम्मी ने उसको ग्रेटिट्यूड दिया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डेबी ने अनाचार को
कई वर्षों तक याद न रखने की भी योजना बनाई थी क्या? क्योंकि हमने देखा था ना कि डेबी को ये चीज धीरे धीरे आ रही थी, एकदम से नहीं याद आई थी। तो क्या उसने ऐसी भी योजना बनाई थी? तो यहाँ पे जसवा कहते हैं कि हाँ, उसने ऐसी योजना बनाई थी। आत्मा द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक हर चीज को प्लान किया जाता है। पूरी तरह से हम अपने आप को बैलेंस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में नहीं आ जाते। जब पूरी तरह से हम एक अवेयरनेस में शांत एक स्टेट को अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक वह चीज हमें याद नहीं आती है। तब तक वो लाइफ का चैप्टर, वो पेज ओपन ही नहीं होता है हमारे सामने। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि यशवा यहाँ कहते हैं लेखक को कि यह एक बुद्धिमानी आत्मा का चुनाव हो सकता है। यह एक परिपक्व आत्मा, मैच्योर्ड सोल की निशानी है कि उसने प्लान तो किया, पर उसने हर चीज को धीरे धीरे, उसको कब याद आया था? जब वो एक बुक पढ़ रही थी, जब वो अपने आप पे एक्सरसाइज के द्वारा खुद को हील कर रही थी। हील करने के बाद जब वो काउंसलिंग कर रही थी, अपने क्लाइंट के साथ थी, तब उसको वह चीज धीरे धीरे याद आ रही थी कि मेरे दादाजी ने और मेरे पापा ने भी मेरे साथ ये सब चीजें की हुई है। तो डेबी ने क्या किया यहाँ? पहले खुद को, पूरी फैमिली को हील किया, फिर लोक कल्याण की तरफ काम करना शुरू किया। तो आत्मा के पास सभी ज्ञान तो होता ही है मास्टर्स, पर अंधकार से बाहर निकलना है तो पहले अंधकार को पूरी तरह से महसूस करना पड़ेगा। उसके अंदर घुस के उसको पूरी तरह से उसको फील करना पड़ेगा, तभी हम प्रकाश की ओर जा सकते हैं, तभी हम लाइट को देख सकते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मास्टर्स, अगर हमारी लाइफ भी मतलब एकदम नॉर्मल चल रही है, या फिर किसी किसी की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, कोई किस वजह से परेशान होता है, कोई किस वजह से परेशान होता है, किसी के फिजिकल चैलेंजेस होती है, किसी के बच्चों की लेके इश्यूज होती है, कितने सारे ट्रॉमा होते हैं। तो क्या हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है? तो क्या हम कोई ऐसा पीएसएसएम जैसा कोई ग्रुप ढूंढने की ट्राई करते? क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ पाते अगर कोई हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चलती? तो नहीं ना। हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ तो चाहिए ना ऐसा, तभी तो हमने प्लान किया था ना कि ये सब होगा। मतलब उसके बाद हमें पीएसएसएम मिलेगा, फिर हम ऐसे ग्रुप से जुड़ेंगे, फिर हम हर हमारे ऊपर ही हम काम करना शुरू करेंगे, और फिर हम अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाथ पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी सभी मतलब जो हमारे लेखक है वो हमें डेबी के द्वारा यही सारी चीजों को समझाना चाह रहे हैं कि पहले अंधकार में पूरी तरह से हमें जाना पड़ता है, तभी हम प्रकाश को महसूस कर पाएंगे। और यहाँ पे तो डेबी को पूरी तरह से अ, मतलब लोक कल्याण पे काम करना था। तो जब उसको लोक कल्याण पे काम करना था, तो डेफिनेटली उसको हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से महसूस करना होगा, तभी वो कर पाएगी, नहीं तो कैसे कर पाएगी? तो आगे फिर बता रहे हैं कि अगर सोसाइटी के लोगों को अगर कोई मैसेज देना है, अगर हमें कोई हेल्प करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो जेसवा बता रहे हैं कि सोसाइटी के लोगों को अगर आपको हेल्प करनी है, ऐसे लोगों को, तो आप पे उनको दया दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको उनको प्यार से समझाने की जरूरत है। उनको समझाना है कि आपके भीतर ये जो गुस्से का भाव है, इसको पूरी तरह से निकालना है। आपको अपनी हीलिंग खुद करनी है। उनको या तो हम ध्यान का रास्ता बता सकते हैं, अच्छे ग्रुप का बता सकते हैं, अच्छी बुक्स बता सकते हैं, ये सारी चीजों को बताना है, उनको समझना है। उनका इमोशंस को हील करने करने के लिए हमें उनको बढ़ावा देना है। अंदर से तो वे लोग भी जानते ही हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, पर वह चीज वो बाहर नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो अगर हमारे आसपास अगर ऐसे लोग हैं, अगर बच्चे हो तो नहीं कह सकते, पर अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे आसपास अगर कोई व्यक्ति है जो
दूसरों के साथ ऐसे फिजिकली संबंध बनाते भी है तो हमें उनको जज करने की जरूरत नहीं है। उनको हमें धीरे धीरे प्यार से समझाने की जरूरत है। उनके भीतर के जो इमोशंस है उनको समझने की जरूरत है। बाकी तो वो अपने लेसन्स तो खुद ही लिख के लाए हैं, बाकी तो वो अपने उनको खुद ही अपने पार्ट पढ़ने हैं। पर हमें जेसुआ कहते हैं कि उनको हमें जज करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप से जितना भी हेल्प कर सके उनको करना है, ये कह रहे हैं। तो जेसवा और आगे लेखक पूछते हैं जेसवा को कि क्या हीलिंग से क्या ये सबकी हीलिंग क्या एक ही जन्म में पॉसिबल हो जाती है या फिर उनको कई जन्म लग जाते हैं। तो जेसवा कहते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति की फ्री विल पे डिपेंड करता है। कोई लोग उसमें बहुत से जन्म ले लेते हैं पार्ट पढ़ने के लिए। कोई लोग 100 जन्म 200 जन्म भी लगा लेते हैं और कोई लोग जल्दी सीख जाते हैं। तो ये प्योरली उनकी फ्री विल पे डिपेंड करता है। फिर आगे एक जेशुआ के साथ एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पृथ्वी ग्रह की सर्वोत्तम सेवा कैसे कर सकते हैं। ये डेबी पूछती है जेसुआ को कि इस पृथ्वी ग्रह की सर्वोत्तम सेवा कैसे कर सकते हैं। तो तब हमें हमें भी ये डेबी के माध्यम से हमें भी बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा कि कहते हैं कि बीइंग योरसेल्फ, आप जैसे हैं वैसे सहज बनकर रहिए। जब आप प्रेम की खुशी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तब आपके द्वारा प्रेम और प्रकाश रेडिएट होता रहता है और वह प्रेम और प्रकाश दूसरों को भी मिलता रहता है। हमेशा हमें मतलब जेशुआ यहाँ पे बताते हैं कि हमें हमें एक फ्लावर के साथ कंपेयर करके समझाया है कि हमें एक फ्लावर के जैसे एक फूल के जैसा रहना है। एक फ्लावर का मिशन क्या होता है? खिलना। एक फूल का खिलना बहुत नेचुरल सी बात है क्योंकि खिलना उसका एक सहज स्वभाव है। फूल स्वयं बनकर स्वयं को पूरी तरह से खिलकर बीइंग इटसेल्फ की स्टेट में रहता है तो वो अपने मिशन को पूरा करता है। वैसे ही हमें भी अपने ही भीतर अलाउ करके पूरी तरह से खिलने देना है हमें। और हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है, सरेंडर के भाव में रहना है और एक फ्लावर से बहुत कुछ सीख के उस उस खिलने की प्रोसेस की तरह हमें भी लाइफ को मतलब बैलेंस करते जाना है। ऐसे हमें यहाँ पे सिखा रहा है। और आगे हमें एक छोटा सा मतलब सेट्सी के साथ भी उनका जो डेबी का जो सेशन है उसके बारे में भी बताया है। ये जो सेशन था वो जेसुआ के साथ कंप्लीट हुआ। अब सेट्सी के साथ, तो सेट्सी भी एक मीडियम है। वह खुद के स्पिरिट गाइड से ऑल टाइम कनेक्टेड रहते हैं। तो वह बता रहे हैं डेबी को कि आपने इमोशनल बैलेंसिंग के लिए यह जीवन को चूज किया था। आपने खुद ने हर एक रिलेशनशिप को, आपके मम्मी को, आपके पापा को और आपके साथ जो जो हुआ उस हर एक व्यक्ति को आपने ही चूज किया था और ऐसे चूज करके आप अपने आप को हील करना चाहते थे। फिर सेक्सी ट्रांस में जाते हुए डेबी की पास्ट लाइफ को देख रहे हैं। तो पास्ट लाइफ में डेबी को अपना प्री बर्थ प्लानिंग करते हुए देख रहे हैं। डेबी को वह बता रहे हैं कि डेबी कह रही है कि मेरे भीतर के इमोशंस को अब मैं दूर करना चाहती हूँ, रिलीज करना चाहती हूँ। तो डेबी फर्श पे बैठी है पर पूरे फर्श पे नहीं बैठी है, वो थोड़ी हवा में उड़ती हुई बैठी हुई है। आसपास सभी लोग हैं जो उसके पापा है, मम्मी है, उसके जो जो है वो सभी उनके साथ प्लानिंग करने के लिए बैठे हैं। सामने स्पिरिट गाइड्स भी बैठे हुए हैं प्लानिंग करने के लिए। तो सेट्सी बता रही है कि यह जो सीखने का जो काम है डेबी के द्वारा, वह उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था
करीबन अपनी 6 से 7 लाइफ टाइम में ये जो अपने ऊपर व्यभिचार होने देती है, और फिर वह कंप्लीटली जब रेडी हो जाती है, बहुत से जन्म को यह सब कुछ सीख के उसमें से बाहर आ जाती है, तब वह प्लानिंग करती है कि अब अगर मैं इसमें से बाहर नहीं आई तो फिर अब क्या होगा, बीमारियों को मैं मेरे भीतर पनपने के लिए अलाउ कर दूंगी। तो अब वह सही समय आ गया है कि मुझे अब इन सब से बाहर निकलना है। तो कई जन्म ले चुकी रहती है, और सेट से आगे बताते हैं कि डेबी तुम कई जन्म में लीडर भी रह चुकी हो। लीडर के लीडर के मतलब लीडर की पोजीशन पे जब आप थे, तब आपने बहुत से लोगों को मिसयूज किया है, बहुत से लोगों को मिसगाइड भी किया है। तो वही सब लोग व्यभिचार करने के लिए आपके इस लाइफ में प्लान करके आए रहते हैं। तो देखिए मास्टर्स, हम कितनी सारी मतलब कितने सारे जन्मों में कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे सबको बुला के प्लान करते हैं। फिर और आगे उसको समझा रहे हैं कि आपके पापा भी आपके साथ हैं, और आप अपने पापा का हाथ पकड़ के बोल रही हो कि आप मेरी चिंता मत करना, मैं इस बार सब कुछ अच्छे से सीख के इसमें से बाहर आऊंगी, आप मेरी कोई भी टेंशन मत लीजिए। और वह दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। फिर सेक्सी और आगे बता रही है कि आपके खुद के भीतर की डीप जो फीलिंग्स है उसको आपको जागृत करने की जरूरत है, आपको इनको बाहर लाने की जरूरत है। तो और उसके बाद वह सेक्सी जो है वो प्री बर्थ प्लानिंग का जो है चार्ट पूरा देखती है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोगों ने इसके साथ पूरा प्लानिंग किया रहता है, उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने, उसके सड़क पे जो आके बहुत से लोग उसके साथ कुछ भी करके गए थे, या वो खुद खड़ी रही थी तो वो कैसे लोगों ने कैसे किया, वो हर चीज को वो एक चार्ट में देखती है सेक्सी। और अब सेक्सी के स्पिरिट गाइड के माध्यम से भी डेबी को कुछ चीजें पता चल रही है। तो सेक्सी के स्पिरिट गाइड क्या कहते हैं, तो पास्ट लाइफ से जो भी आपके भीतर डर की एनर्जी है, या जो भी आपके कार्मिक जो गोल्स है, जो भी आपके वो थे, वह सब कुछ अब आप रिजॉल्व कर चुके हो। तो अब आपको उसके आगे बढ़ना है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि जब चाइल्ड बर्थ के समय जो लेबर पेन होता है, वैसी ही स्थिति अभी आपकी चल रही है। ऐसे टैबी को समझा रहे हैं कि जब कोई लेडी लेबर पेन में होती है, तब कैसा अनुभव करती है, वही सेम चीज अभी डेबी आप अनुभव कर रही हो, क्योंकि आपको इन सब में से बाहर आना है। ये कौन कह रहा है, सेट्सी के गाइड कह रहे हैं डेबी को। और आगे बता रहे हैं कि आपको इसके ऊपर अच्छे से और डिसीजन लेना है। आपके कहीं कहीं पे वो देख पा रहे हैं कि डेबी के डिसीजन अभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, उसके ऊपर उसको काम करने की जरूरत है। फिर आगे पूछते हैं कि क्या आपके जो पापा है वह जीवित है, तो वो बोलती है कि हाँ, उसके पापा अभी भी जीवित है, जिंदा है। तो अब जिन सॉरी जिन इमोशंस को वह अंदर दबा के बैठी है, उसको रिलीज करना है, उसको फ्री करना है। और खुद को ही सबसे पहले तो खुद को ही अनकंडीशनल लव देना है, और खुद को ही माफ करते जाना है। लेखक यहाँ पे और भी कह रहे हैं कि जब हम खुद को ही माफ करेंगे तभी तो हम दूसरों को माफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने पे ही काम करके अपने को ही माफ करना है, तभी हम सामने वाले को भी कर पाएंगे। तो अगर डेबी और कुछ प्लान करती तो क्या यह सीख पाती, ऐसा अब हमारे लेखक जो है वो सेक्सी के स्पिरिट गाइड से पूछते हैं। तो तब स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं,
जब आप प्लानिंग करते हैं तब आत्मा के लेवल पे वह प्लानिंग करते हैं, तब आपको फिजिकल वर्ल्ड के इमोशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि वह तो आप महसूस नहीं कर पाते हो ना। तो वह बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एक आत्मा है, वह अपने लाइफ को सक्सेसफुल और बैलेंस तरीके से जीने के लिए पूरा प्लान करते हैं, और उस प्लान को सक्सेस बनाने के लिए बहुत से इमोशंस को लेके आते हैं। पर जब वह जब वह फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तब वो हर चीज को भूल जाते हैं। जब वह हर चीज को भूल जाते हैं तब उनको धीरे धीरे ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। पर वह खुद से ही अटैच नहीं होते हैं। उस उनको खुद को ही नहीं पता होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट बॉडी हूँ। ये सारी चीजें तो वो खुद भूल चुके होते हैं। तो फिर उनको धीरे धीरे यह सब चीजें आत्मा के लेवल पे याद आने लगती है। फिर आगे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मतलब क्या ये जो सारे डिसीजन लिए हैं, वो सारे डिसीजन क्या हम ऐसे ही कोई बिना सोचे समझे ले सकते हैं क्या? तो स्पिरिट गाइड बताते हैं कि नहीं, हम कभी कभी 100 से अधिक जन्म भी लेते हैं एक लेसन को पढ़ने के लिए। फिर फिजिकल फॉर्म में आते हैं तब एक लाइट बॉडी है, वह हम भूल जाते हैं। हमको फिजिकल बॉडी ही दिखती है, लाइट बॉडी को तो हम फील ही नहीं कर पाते हैं। तो हमारे खुद को ही हम हमारे जो खुद का हमारा जो मेन घर होता है, जो आत्मा का घर होता है, हम तो उसी को भूल जाते हैं। तो उस चक्कर में हम ऐसे कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी। तो फिजिकल बॉडी भी जब आती है यहाँ पे, तो फिजिकल बॉडी एक व्हीकल बॉडी, मतलब कि हम यहाँ एक व्हीकल, ये फिजिकल बॉडी एक व्हीकल के तौर पे लेके आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारे अनुभव ले रही है, वह आत्मा अलग है और फिजिकल बॉडी अलग है। तो हम ये सारी चीजें जो ले रहे हैं, वो हम क्या करते हैं मास्टर्स, वो हम आगे हमारे हायर सेल्फ को पहुंचाते रहते हैं। तो आगे अब रॉबर्ट सर यहाँ पे पूछते हैं कि क्या हम क्वेश्चन, मतलब रॉबर्ट सर के अंदर अभी ये सारी जो डिस्कशन हो रही थी, तो रॉबर्ट सर के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस के बादल उमड़ से रहे थे। तो वह और पूछ रहे हैं आगे कि ठीक है, डेबी का समझ में आता है, चलो उसको ऊपर उठना था। उसने उसके इंटेंशंस के द्वारा उसने अलग अपनी प्लानिंग की, उसने अपने आप को हील किया, ये सब तो समझ में आता है। पर अब उनको एक और क्वेश्चन आया है कि जब हम ये सब प्लान कर रहे होते हैं तो आत्मा अलग होती है, तो फिजिकल बॉडी में रहने वाली आत्मा खुद में कैसे चेंजेस ला पाती है, वो पर्सनालिटी को कैसे मतलब फील करती है, वो कैसे मतलब उसको एक्सपीरियंस करती है, वो एक क्वेश्चन उनमें आता है। तो यहाँ पे अब हमें आगे ये जानने को मिल रहा है कि अलग अलग एक्सपीरियंस लेके, वो पूछ रहे हैं कि अलग अलग एक्सपीरियंस लेके सेम पर्सनालिटी में क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते, अलग अलग एक्सपीरियंस लेके हम एक ही पर्सनालिटी में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। तब स्पिरिचुअल गाइड कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम जो एक्सपीरियंस करने आते हैं वह आत्मा नहीं कर रही है, वो आत्मा पर्सनालिटी के साथ कनेक्टेड है और पर्सनालिटी के द्वारा एक्सपीरियंस लेके हायर सेल्फ को भेजती रहती है। तो अब हमें एक और क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारी हायर सेल्फ को तो सब कुछ पता रहता है, तो अब उसको क्या, मतलब उनको क्या पड़ी है जब वो तो सब जानती है, हम तो ध्यान में भी हायर सेल्फ से ही कनेक्टेड रहते हैं। तो उनको जब सब पता ही रहता है तो हम ये क्या क्वेश्चन आया। तब हमें यहाँ पे एक और चीज समझने को मिल रही है मास्टर्स, कि हमारी हायर सेल्फ है, वह उसके अंश को एक ही टाइम में दो अंश को भी अर्थ प्लैनेट पे भेज सकती है अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए। और हमारी हायर सेल्फ मल्टी डायमेंशनल में भी सबको भेज सकती है अलग अलग एक्सपीरियंस को लेने के लिए। फिर सारे एक्सपीरियंस को एकत्रित करती है वो, और फिर वह सीखती रहती है, मतलब सब
लेसन्स को वो करती रहती है। तो ये पूरा जो है वो हमें इसमें से जानने को मिलता है। तो मेन ये है कि हमें हमेशा कनेक्टेड रहना है हमारे हायर सेल्फ के साथ। अब हम सोचते हैं कि हम हायर सेल्फ के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो पत्री सर ने हमें बहुत ही सुंदर समझाया है कि हमारे शब्द जो है वो ऊर्जा का काम करते हैं। जब हम ऐसे बोलते हैं ध्यान में कि अब हम जुड़ जाते हैं अपनी हायर सेल्फ के साथ, तो दैट मीन्स कि हमने वो थॉट, वो इंटेंशन, वो ऊर्जा हमने वहां दी है हमारे शब्दों के द्वारा कि हम हमारी हायर सेल्फ से जुड़े। तो उस हिसाब से हम अपनी हायर सेल्फ से जुड़ के हायर सेल्फ से बहुत सी चीजें सीख भी पाते हैं, और हम हमारी हायर सेल्फ को, अपने एक्सपीरियंस को मल्टी डायमेंशनल में भेज भी सकते हैं। और आगे यहाँ पे समझाते हैं कि अ, मतलब ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि क्या हम कभी हमारी अर्थ से ऊपर उठ के फ्लोट कर सकते हैं क्या? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने पूछा है कि ये हम पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। एस्ट्रली लाइट बॉडी के साथ हमें काम करना है, तो ये हमारा डिसीजन है। तो पर ये एक जन्म में पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ये हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। हमारे भीतर के जो अनरिजॉल्व ट्रॉमा है उसमें से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे भीतर की गुस्से की भावना, जलसी की भावना, हर चीज को हमें रिजॉल्व करने के बाद ही हम ये स्टेट को अचीव कर पाएंगे। हमें हर हर किसी को अनकंडीशनल लव देना है, फॉरगिवनेस में रहना है, और उस सत्य के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, तभी हम लाइट बॉडी बन पाएंगे, तभी हम हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रह सकेंगे। फिर एक और क्वेश्चन है कि क्या सबका ऐसे ही प्लान होता है जैसे डेबी ने किया? क्या डेबी या फिर मतलब डेबी जैसी आत्माएं हैं, क्या वो सभी एक सा ही प्लान करके आती है? तो तब वो बताते कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग डेबी जैसा ही प्लान करें, क्योंकि आत्मा हर लेवल पे अलग अलग सीखती है। सीखने के साथ साथ वो अलग अलग सोल्स ग्रुप के साथ भी आती है, अलग अलग स्टेट को फील करती रहती है, अलग अलग लेसन को सीखती रहती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर बारबरा और एरोन के साथ भी एक छोटा सा सेशन, मतलब एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं मास्टर्स। तो एरोन पूछते हैं कि डेबी ने ये जो प्लान किया है, तो मतलब ऐसा क्यों किया? अब वो एक अलग से वापस से बारबरा और एरोन के साथ भी कंफर्म करना चाहते हैं, हमारे जो रॉबर्ट सर है वो। तो उन वो बताते हैं कि आत्मा शरीर के साथ साथ आती है, तब बहुत सी चीजों को लेके आती है। अपने इमोशंस को हील करना होता है। तो यहाँ पे डेबी ने क्या किया कि उसके बहुत सारे इमोशंस इकट्ठा हो गए थे। उसके उसके दादा, उसके पापा, उसके लाइफ में जो भी बंदे आए थे, सबके साथ उसके इतने ज्यादा इमोशंस इकट्ठे हो गए थे। तो उन हर एक चीज को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए डेबी ने ये चीज को प्लान किया था। फिर आगे आगे और बताते हैं कि क्या मतलब वह रॉबर्ट सर को बताते हैं कि अगर आप मुझे डेबी का ईयर ऑफ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ या ऐसे कुछ बताओगे, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि उसका आकाशिक रिकॉर्ड में उसने मतलब क्या क्या लिखा है, कैसे है। तो वह उनके आकाशिक रिकॉर्ड को भी थोड़ा सा देखते हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड से देखने से पता चलता है मास्टर्स कि डेबी ने ये जो भी कुछ प्लान किया है, वह पूरी तरह से हील करके हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उसको हील करने के लिए, जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लोग पीड़ित हैं, उनको उन उनको सही रास्ता दिखाने के लिए ही किया रहता है। तो हमें यह पूरे जो आकाशिक रिकॉर्ड से बाद में ये भी पता चलता है कि डेबी ने बहुत ही अच्छी लाइफ को आगे भी जीने वाली रहती है डेबी।
डेबी एक बहुत अच्छी लेखक बनेगी 100 साल बाद, मतलब 100 जन्म लेने के बाद एक बहुत अच्छी लेखक बनेगी। वो एक बुक लिखेगी, वो बुक लिखने के माध्यम से भी सबको बहुत हेल्प कर पाएगी। तो यह सारी चीजें हमें मतलब ये सारे मास्टर्स के द्वारा पता चलती है। तो मास्टर्स हमने इस सुंदर से जो चैप्टर है, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी कि हमने शुरुआत करी थी कि डेबी के पापा और डेबी के मम्मी, डेबी के दादा, उन सबके प्रति हम लोगों को भी जब हमने फर्स्ट डे सुना था तो हमको लगा था अरे ये क्या, ऐसा क्यों, इतने सारे हमारे भीतर क्वेश्चंस चल रहे थे। और अब जब हमें पूरा पिक्चर क्लियर हुआ है, तब हमें पता चला है कि अच्छा ये हमने कैसे कैसे एक आत्मा अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे सारे आ, मतलब जाले बुन के आती है, कैसे लोगों को लेके आती है, कैसे अपने अनरिजॉल्व ट्रॉमा को रिजॉल्व करती है, और फाइनली हमें अनकंडीशनल लव, सबको माफ करना है, जेलसी की भावना को भी निकालना है, और कितने अच्छे से हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी है, टाइम तो वैसे होता जा रहा है, पर हमें कब पता चलता है मास्टर्स कि हम उस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, अनकंडीशनल लव की स्टेज पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर जीव राशियों के प्रति अनकंडीशनल लव हमें चाहिए, तभी हम उस स्टेट पे पहुंच सकते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारे ही गार्डन में आके अगर कोई गाय, मतलब गौ माता, अगर हमारे ही पेड़ों को खा रही है, तो क्या हम तभी अनकंडीशनल लव दे सकते हैं क्या, या हम उनको डांट के भगाएंगे, अरे हट हट मतलब हम भगाएंगे। तो अगर तभी ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है मास्टर्स, ये छोटी छोटी चीजें ही हमें हमारी ऐसे बोलते हैं ना कि टेस्टिंग चल रही होती है, और यही सारी इंडिकेशंस है जहां हमें समझने की जरूरत होती है कि हम कितने पानी में है, ऐसे कह सकते हैं कि हम कितने अभी ऊपर उठे हैं और हमें अभी कहाँ तक हमारे पे काम करने की जरूरत है। तो मास्टर्स इतना कहते हुए मैं इस चैप्टर का यहीं पे आ, मतलब कंप्लीट करना चाहती हूँ। मेरी तरफ से मैंने बेस्ट देने की ट्राई की है, पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी मास्टर, इस बुक की एक एक लाइन में भी इतना कुछ छिपा हुआ है, इतना कुछ छिपा हुआ है कि वह हम 3 क्लास में नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि हफ्ते में भी मुझे कम पड़ेगा अगर मैं बताने बैठूंगी तो। मतलब आप सोचो कि मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मुझे लगता था अरे इसमें से मुझे ये भी समझाना चाहिए, अरे इस लाइन में से मुझे ये भी समझाना चाहिए, पर हम कितना समझा पाएंगे मास्टर्स। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज ये बुक को पढ़िएगा, हर एक लाइन को पढ़िएगा। और इसका हिंदी अनुवादन तो है ही है, पर अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो भी, मतलब इंग्लिश अगर आप अच्छे से समझ पाओगे तो प्लीज इंग्लिश में पढ़िए, तभी भी आपको मीनिंग अलग ही समझने को मिलेंगे। ये मैंने नोटिस किया है, ये मैंने फील किया है, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी को हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान सागर ग्रुप को धन्यवाद मुझे यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एसपी सर आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू पितामह, थैंक यू रॉबर्ट सर, थैंक यू हर एक कैरेक्टर को, हर एक चैनलिंग मास्टर्स को, हर एक स्पिरिट गाइड को और मीडियम्स को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। क्या कहें, 3 सेशंस नॉन, ऐसा लग रहा है कि खत्म ही नहीं होना चाहिए। आपने जो वर्ड्स है मैम, वही बोलते हैं पीएसएसएम, जो मास्टर्स होते हैं जो पीएसएसएम में आते हैं उनकी ऊर्जा इतनी होती है ना कि वो, आज तो आपने मेरा मेरा मैथमेटिक्स भी गोल कर दिया। ये आत्मा उधर जाती है, आत्मा उधर जाती है, आत्मा इधर जाती है, तो मेरे भी मैथमेटिक्स थोड़े वो हो गए। बट एनीवे, बैक टू बैक मुझे 2 सेशन सुनने को मिला। एक कल ब्रेवली का था, जो शिल्पा मैम ने बताया, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। और एक डेबी का था, ऑलमोस्ट सिमिलर। ब्रेवली भी बहुत ब्रेव थी, डेबी भी बहुत ब्रेव थी, डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी बहुत ऊपर उठ रही है। तो इसके वजह से भी ये जो मिल रहा है स्वाध्याय, वो भी इसी का वाचक है कि ये हमें जानने को मिल रहा है।
बट ये चीज, एक चीज है मैम जो मैं भी अनुभव करता हूँ, जो आपने जो बताया कि वंस यू आर, आपको पता है कि आपको इम्प्रूव होना है, तो आपके लाइफ में बहुत हर्डल्स आएंगे। ऐसा होगा कि आपको कोई स्वीकार भी करेगा और दूसरे टाइम पे आपको वो नकार भी देगा। बट आप अगर उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि ठीक है, वो जो भी है वो एक आत्मा है, वो हमारे लाइफ में आ रही है, जा रही है, कर रही है। जैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसे, और मैं जब PSSM में जुड़ा भी ना, तो मेरे साथ ऐसे बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि मैं पहले नहीं एक्सेप्ट करता था, मैंने अपने आप को भी नहीं एक्सेप्ट किया। और जो अनकंडीशनल लव आपने जो बताया, वो सबसे पहले मैंने अपने सीखा कि अपने आप पे करो अनकंडीशनल लव। वही नहीं होता है, वो आज भी नहीं होता है, मतलब बहुत बार नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें अपने ऊपर काम करना है। तो डेफिनेटली आपने जो बताया बहुत ही इन सेंसिटिव वे, द टॉपिक वाज वेरी सेंसिटिव, आपने बहुत आराम से उसको टाइम लेते हुए, समय लेते हुए बताया, जो आई थिंक सभी को समझ में आ गया है। और ये बुक को पढ़ना भी चाहिए आइडियली। मेरे मेरे पास नहीं है, बट मैं एक ही नहीं खत्म कर पा रहा हूँ, और बुक की लाइंस आ जा रही है मेरे ऊपर। तो मैं अभी मिरर वर्क रखा हूँ, यू कैन हील योर लाइफ रखा हूँ, और एकॉर्ड टोल का बुक रखा हूँ, द पावर ऑफ नाउ रखा हूँ, फिर आपने एक और बुक दे दिया। तो मेरे पास चार है, फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है। तो मैं मुझे ये है कि मुझे पढ़ना सब है, और मैं ट्राई भी करता हूँ, बट टाइम का कंस्टेंट ऐसा हो जा रहा है ना मैम कि मैं भी यूनिवर्स को मैं बोलता हूँ कि टाइम का कंस्टेंट है, इसलिए मुझे टाइम का कंस्टेंट मिल रहा है। कल से नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बहुत टाइम है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मास्टर्स बताते हैं कि अरे मत बोलो मत बोलो, टाइम का कंस्टेंट है आपके साथ। तो डेफिनेटली हम जो ऊर्जा डालते हैं वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा मैम, सोहम वर्कशॉप वॉज रियली ए कमेंडेबल वर्कशॉप फॉर मी, कि मुझे दीप्ति मैम मिली वहाँ पे, राइट। तो एक और भी चीजें हैं जिसको मैं यूनिवर्स को बोलूंगा कि आपसे मुलाकात हुआ, जो एनर्जी मैंने मुझे आपसे मिला, वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। हम दोनों एक्सचेंज भी करते हैं रोज, मॉर्निंग का एक्सचेंज, थॉट एक्सचेंज होता है आजकल। तो थॉट एक्सचेंज से भी एनर्जी मिलती है, और वो पूरा दिन चलते रहता है। तो धन्यवाद मैम, वेरी वेरी, वी आर वेरी मच प्राउड, एक्चुअली यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू। ऐसी आत्मा को ध्यान सागर से जुड़ा, ऐसी आत्मा को इस धरती पे भेजा, सबको ज्ञान देने के लिए, ध्यान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। मास्टर्स, आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना हैंड रेस करिए। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से पूरा निचोड़ बता देते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी बता देते हैं, तो थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक अपने लाइफ से ना मैंने काफी कुछ सीखा है, और मुझे हर मोड पे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ मैम। जहाँ भी मुझे मिल जाता है वो मैं निचोड़ देता हूँ। तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा योगदान था। बट मैं बाकी के मास्टर से पूछना चाहूंगा, आई थिंक अर्पणा मैम ज्वाइन की हैं। अर्पणा मैम। जी मैम। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जी, आत्मवंदन। बहुत बहुत मैम, सबसे पहले तो मैं सीख रही थी कि बोला कैसे जाता है। आप बहुत अच्छे से बता रही थी, मैं सीख रही थी कि अच्छा ऐसे बोलना है, अच्छा लगता है। क्योंकि कल मेरा सेशन है, इसलिए मेरा सीखना जरूरी है, तो मैं सबसे पहले वही नोटिस कर रही थी, और शायद इसीलिए मैं जुड़ी भी आज हूँ। जी। और आपका जो विजडम है, जो रॉबर्ट सचदेव का, सिचुअर्ट का, मैंने सुना था, लेकिन कभी मतलब बुक के बारे में पता है, लेकिन नॉलेज कभी सुना नहीं था। आज सुना है, बहुत अच्छा लगा। मैं भी इस बुक को जरूर खरीदूंगी और पढ़ूंगी इसको इंग्लिश में ही। और एक बात जो मुझे अभी पता चली यहाँ की, आत्मा अंधेरे को एक्सपीरियंस करके ही लाइट को एक्सपीरियंस कर पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अक्सर लोगों को जज करते हैं ना। जब लोग अपने जैसे नहीं मिलते हैं हमें, तो हम लोग भी जज करते हैं। और ये हर पल हर क्षण सीखने की बात है कि हमें जज नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की अपनी यात्रा है, और हम भी वहीं से होकर यहाँ आए हैं, है ना। और कल वो भी हमारी जगह होंगे।
बहुत बड़ी सीख है मैम, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे बहुत कुछ जानना है, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद शायद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिले। थैंक यू अगर मैम। मैम अगर मैम जी हमने ये बुक के 13 चैप्टर्स पढ़ लिए, अच्छे से उतार लिए, तो जजमेंट तो डेफिनेटली खत्म ही हो जाना है। जी बिल्कुल। तो आप हो सके तो पीडीएफ वगैरह भी होगी, मतलब है पीडीएफ, तो मैं आपको भेज दूंगी, सर को भेज दूंगी, सर आपके ग्रुप में डाल देंगे। तो जी डेफिनेटली आप पढ़िएगा। एंड जी थैंक बिल्कुल। यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू मैम। थैंक यू दीप्ति जी, बहुत ही अच्छा सेशन। आपके पहले के भी मैंने स्वाध्याय सुने हैं, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। तो यस, ये बुक सभी ने पढ़नी चाहिए। मैंने भी इसे हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि जब इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी में पढ़ लिया, हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है हिंदी में भी जैसे उसे ट्रांसलेट किया गया है। तो बहुत ही अच्छा है। और आज ही मुझे किसी ने भी सवाल किया था इसी के बारे में, कि एक मतलब आत्मा जब पहली बार जन्म लेती है, पहली बार धरती पर शरीर को धारण करती है, उसका जन्म होता है, तो वो कैसे, किस प्रकार से उसका फिर जर्नी शुरू होता है। तो मैंने भी उन्हें ये बुक रेकमेंड की है कि आप इसे पढ़िएगा। और स्टेजेस ऑफ सोल के बारे में भी उनको थोड़ा सा बताया है। तो यहाँ पे भी ध्यान सागर में भी स्टेजेस ऑफ सोल के बारे में जानकारी दी है। लेकिन बुक से, जैसे वही पत्री जी कहते हैं, ध्यान के साथ साथ ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आत्मा की जर्नी किस प्रकार से होती है, इसी नहीं और भी अलग डायमेंशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी वॉइस बहुत ही स्वीट है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्लोजिंग सेशन मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है इनफैक्ट इसको क्लोज करने का, बिकॉज इतना ज्यादा एनर्जी था। बट आई वांट टू गिव वन एक कोट, मुझे पता नहीं आज यूनिवर्स ने दिया है ये सेशन के थ्रू, और एक कोट मुझे पता नहीं घूमते घूमते आया है। वी थिंक लाइट गिव अस स्ट्रेंथ, इन रियलिटी लाइट मेक्स अस कवर्ड, एंड darkness gives us the gift of fear, and fear generates strength, willpower and courage. does it make sense? मुझे तो बहुत ज्यादा सेंस लगा इसमें। जितना आपने जो से बताया ना, लाइट में रहेंगे तो पीएसएसएम में आए नहीं होते। डेफिनेटली डार्कनेस, सारे चीजें जब महसूस किया बॉडी ने, जब पूरा महसूस किया कार्मिक से, तो उसको पता चला अरे भाई फियर और ये सब चीजें हैं मेरे अंदर, और मुझे अ, भागना ही है। लोग भागते तो हैं, मैं भी भागा हूँ, खूब खूब भागा। यहाँ जाओ वहां जाओ, ये यूट्यूब जोड़ो, वो यूट्यूब जोड़ो, इनका सुनो उनका सुनो, एंड देन फाइनली दिमाग काम करना बंद कर देता है, एक टाइम पे स्टॉप हो गया। एंड डेफिनेटली पत्री जी गाइड किए वो टाइम पे, कहाँ से ध्यान सागर टीम से रामेश्वरी मैम मिली, अ, जिनका मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ कि जिन्होंने काफी मुझे मदद किया है हर सेशन में, हर चीजों में मुझे आगे बढ़ाया, मार्गदर्शन किया है। बट ये मैं हमेशा सोचता हूँ मैम कि मेरी जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी में मैं अपने आप को अभी बिगनर ही मानता हूँ, बट आई ऑलवेज सी कि हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना चाहिए, और दिस इज अ सोल जर्नी। तो इस बार 50% हो सकता है खत्म हो जाए इस जन्म में, अगला 50% अगले जन्म में खत्म कर देंगे। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखेंगे ना सर। जन्म में भी कर देंगे कि आप जैसा मैं अभी तक रियलाइज नहीं हूं ना, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना तक जा सकता हूँ मैं। एनी हाउ मैं, दिस इज माय स्ट्रेंथ, वो आई टेक इट एज ए पॉजिटिव। वो टेस्टिंग आता रहेगा सर। मेरा भी आज ही एक आया था, मैंने मेरा अभी पार मेरा अभी पार करना बाकी है। करूंगी अभी, ये सेशन खत्म होगा मेरा फिर। मेरा टेस्टिंग आज मॉर्निंग में ही हो गया, और मैं बोला कि अरे मैं स्टार्ट ए से शुरू किया, वापस ए पे वापस आ गया, क्योंकि कि आज कुछ तो ब्लंडर हो गया ऑफिस में। और जाते ही ऑफिस में ब्लंडर हुआ और वो बोलने की सर ऐसा हुआ, अब मेरा पारा पूरा ऐसे। ओ। अब थोड़ी देर के बाद जब मैं अपना पूरा गुस्सा निकालने के बाद ऐसे बैठा, तो फिर वो लुइस एल का मिरर वर्क दिखाई दिया। फिर मैं उसको देखना चालू किया कि अरे भाई क्या हुआ, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। तो उसको करते करते समझ में आया। तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स भी देते हैं, महाअवतार बाबा जी से जुड़ा हुआ हूं ना, तो वो भी बोलते हैं कि बेटा तू आगे जा, मैं तुझे
खींच के वापस करूंगा लेवल में, ताकि लेवल में तो आना ही आना है। तो डेफिनेटली आऊंगा तो जरूर, वो तो पक्का है। देर इज नो सेकंड थॉट। वो मेरा डिटर्मिनेशन है, मेरा विल पावर है। एंड माई इसीलिए मैं बोल्डली बोलता हूँ यूट्यूब पे भी कि मैं करके रहूंगा बाय एनी। और मेरे साथ सब लोग हैं, PSSM टीम है, सभी लोग हैं, आप लोग जैसे डिवाइन सोल हैं, तो डेफिनेटली आई विल विन। और मेरे पास विनिंग पावर है, एनर्जी है, दिमाग बहुत है। तो मैं अपने आप में इसके लिए भी क्लैप करता हूँ, शाबाशी देता हूँ कि बहुत दिमाग वाला हूँ। बट थोड़ा शांति से करूँ यूज तो और अच्छे से यूज कर सकता हूँ। सो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। इतना स्वीट वॉइस इन 3 डेज से 3 डेज कंसेक्यूटिव। अभी कल से मिस करेंगे। कल शिल्पा मैम का भी ऐसे ही था, बहुत स्वीटली बता रही थी वो। तो उसके बाद पहले इसके साथ जिग्ना शुक्ला मैम का भी था। वो जेसुआ बोली तो मुझे पहले लगा जीसस क्राइस्ट बोल रही है। आई थॉट कि जीसस क्राइस्ट जेसुआ, और वो जो चैनलिंग के थ्रू था ना, तो वहां से शुरू हुआ था। बट इट वॉज वेरी वेरी नाइस मैम, बहुत ही अच्छा स्वाद था। एंड विल अभी ये यही खत्म नहीं होगा, दीप्ति मैम को अक्सर इनवाइट करना रहेगा मुझे उनको सुनने के लिए। डिविनिटी, जितनी डिविनिटी आएगी उतनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ेगी ग्रुप। तो थैंक यू मैम। डेफिनेटली थोड़ा सर, ज्यादा टाइम थैंक ले यू। लिया, 20 to 30 नहीं हो गया, बट मेरे से रुका नहीं जा रहा था। नहीं, थैंक यू। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और डेफिनेटली मैं और कोई बुक पे भी डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी। मैं थैंक बताऊंगा आपको, बताया था मैंने, है ना। ठीक है मैम, ओके। एंड करें यू। मैम। शिव प्रकाश जी, और आपने जैसे बुक्स के बारे में भी कहा है, तो पत्री जी ने ऐसे तो 1 लाख बुक पढ़ी है, तो हमें बस पढ़ना, हमें भी वही किताबें पढ़नी है। नहीं, वो तो तो लिस्ट तो मैं भी बनाया हूँ, बट वही है, वो पूरा करने के लिए वो एनर्जी थोड़ी सी और उठानी पड़ेगी मुझे। आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं डेफिनेटली बहुत वर्क कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग माई सेल्फ। जितना हो सकेगा उतना ट्राई कर रहा हूँ। बट लेट्स सी मैम, कुछ बॉडीली रिएक्शंस होते हैं जो वो साथ नहीं देते कभी कभी हमारे। तो बट उसको भी मैं पॉजिटिव मानता हूँ, जब भी कुछ ऐसे होते भी हैं तो ठीक है, यूनिवर्स ने दिया है, यूनिवर्स ही देखेगा इसको क्या करना है। तो लेट्स सी, इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू दीप्ति जी। सेशन को एंड करते हैं। तो थैंक यू सभी मास्टर्स को, यूट्यूब से भी जुड़े सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डिवाइन नाइट, बाय बाय।